हमेशा एक बात याद रखना कि जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता है, लेकिन जो हमेशा रहता है वो आपको आसानी से नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 9 सितंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप 2018, 19 और 20 और 2021 के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में घंटे का आइकॉन दबा के वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि विश्व साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व साक्षरता दिवस को हम 8 सितंबर को हर साल मनाते हैं और इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। और इसका विषय यानी कि थीम क्या रखा गया है। देखिए, जो आपका विश्व साक्षरता दिवस 2021 है, इसका थीम रखा गया है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, यानी कि मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है। तो ये थीम है 2021 की विश्व साक्षरता दिवस की, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, आपको बता दूं, जो विश्व साक्षरता दिवस है ये व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाज की दिशा में गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने के लिए 1966 में यूनेस्को के द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक साक्षरता दिवस जो है इसको घोषित किया गया था। और जो विश्व साक्षरता दिवस यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, देखिए विश्व साक्षरता दिवस लिखा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये दोनों की चीज है। तो इस दिवस को पहली बार 1967 में मनाया गया था। और अगला प्रश्न है कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, फिजियोथेरेपी जो है एक चिकित्सीय प्रोसेस है। इसमें कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है तो इसका जो आयोजन है ये हर साल 8 सितंबर को किया जाता है। और देखिए, ये दिवस जो है लोगों को फिट और स्वस्थ रहने में जो फिजियोथेरेपी है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। और इस वर्ष यानी कि 2021 में जो आपका विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है ये कोविड-19 संक्रमण से रिकवरी और इससे प्रभावित लोगों के प्रबंधन तथा उपचार में फिजियोथेरेपी की भूमिका पर केंद्रित है। तो तिथि याद रखिएगा, 8 सितंबर को हम क्या मनाते हैं हर साल, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस यानी कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। और तीसरा प्रश्न कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार के विधायक। देखिए, 9 बार विधायक मतलब 45 साल विधायक, यार बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो गया। तो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और 9 बार के जो विधायक रहे, कांग्रेस से एक नेता थे, इनका निधन हो गया है। और ये नेता कौन थे, इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। इनका नाम है सदानंद सिंह, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। तो सदानंद सिंह जो है, इनके बारे में 3 खास बातें हैं। ये जो है 9 बार विधायक रहे थे। दूसरा, ये कांग्रेस के लीडर थे। तीसरा, ये बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, ये जो है मूल रूप से भागलपुर जिले यानी कि बिहार का जो भागलपुर जिला है वहाँ के रहने वाले थे। 76 साल के थे वर्तमान में। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इसी कारण इनका निधन हुआ है। देखिए, ये जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के पार्टी के। और इसके अलावा सन 2000 से 2005 तक ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। और आपको बता दूं, जो आपके सदानंद सिंह जी हैं ये कई बार मंत्री भी रहे। ये बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके थे कांग्रेस के शासन में, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और 9 बार के विधायक कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह का हाल ही में निधन हो गया। चौथा की किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो देखिए, बेबी रानी मौर्य एक बहुत बड़ा नाम है। अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो देखिए, वुमन को यानी कि महिलाओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना यानी कि राज्यपाल बनाया जाना बहुत ही गौरव की बात है। तो बेबी रानी मौर्य जो है ये आपकी उत्तराखंड की राज्यपाल यानी कि गवर्नर थी। 64 साल इनकी उम्र है वर्तमान में। और देखिए, इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला ही था। देखिए, ये जो है 3 सालों से जो है जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर जो है राज्यपाल के रूप में काम कर रही थी। 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी अगस्त महीने में। तो 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21, ठीक है। 3 साल तक जो है लगभग इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में। और आपको बता दूं, इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, ठीक है, मेयर भी थी यानी कि आगरा शहर की मेयर भी रह चुके हैं ये। और ये एक दलित नेता है भारतीय जनता पार्टी की।
और 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में इत्तमादपुर सीट से जो है ये लड़ चुकी थी और जीत भी दर्ज की थी इन्होंने। देखिए इत्तमादपुर पड़ता है आपका आगरा में ही, और एक बार मेरा यहाँ पर सेंटर पड़ा था एग्ज़ाम का इत्तमादपुर में। तो इसको याद रखिएगा कि जो है जो इत्तमादपुर है ये कहाँ पे है, आपका आगरा में है। और वहाँ से 2007 में जो है बेबी रानी मौर्य जो है ये विधायक भी चुनी गई थी। तो काफ़ी बड़े बड़े अचीवमेंट है इनके लाइफ के। अब देखते हैं बेबी रानी मौर्य को किस लिए जो है इनके पास से हटाया गया है। इनको लगता है कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो वो अपडेट मैं आपको बता दूंगा। अब याद रखिए कि जो आपके उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पांचवा की एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के लिए 15 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 1095 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी। तो देखिए जो एशियाई विकास बैंक है इसने हाल ही में तमिलनाडु राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के लिए 15 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 1095 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। और देखिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, फिलीपींस के मांडोलियांग में है, और इसके प्रेसिडेंट है मात्सुगु अस्कावा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना कब की थी, 19 दिसंबर 1966 को। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास चीज़ याद रखनी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु को जो है शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना चलाने के लिए 15 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 1095 करोड़ रुपए के एक ऋण को यानी कि लोन को मंजूरी दी है। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका ग्रीस है, ठीक है, तो ग्रीस की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है। और आपको बता दूं जो ग्रीस में ये मंत्रालय बनाया गया है, ठीक है, तो इस मंत्रालय में यूरोपीय संघ के जो पूर्व आयुक्त थे जिनका नाम है क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स, ठीक है, इनको इस मंत्रालय का प्रमुख भी नामित किया गया है। और इनकी नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब ग्रीस में जो है वहाँ पर भीषण आग लगी हुई है वहाँ के जंगलों में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ग्रीस है, ठीक है, तो ग्रीस में जो आपका ईबिया द्वीप है और दक्षिणी ग्रीस है यहाँ पर 1000 वर्ग किलोमीटर यानी कि लगभग 385 वर्ग मील से अधिक वन क्षेत्र को जो है जल गया। वहाँ पे जो है मतलब उसको वो डिस्ट्रॉयड हो गया है। देखिए जंगल में जब आग लगेगी तो कुछ ना कुछ क्षेत्र तो जलेगा ही, तो 1000 वर्ग किलोमीटर का एरिया लगभग जो है जल के खाक हो गया है ग्रीस में। तो इसलिए ग्रीस की सरकार ने सोचा यार जब ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो क्यों ना हम इस जलवायु, देखिए ये सारी घटनाएं जो जंगल में आग लगती हैं और ये सारी चीज़ें मतलब बाढ़ आ गया या फिर कुछ और आ गया, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं या फिर जो मैन मेड आपदाएं भी होती हैं, तो इन सबको कंट्रोल किया जाएगा इस जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, ग्रीस में। और ग्रीस देश की बात करें तो ग्रीस की जो राजधानी आपकी एथेंस है, और एथेंस में जो है देखिए एथेंस नाम जब भी है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पहली बार ओलंपिक गेम्स का आयोजन है ये कहाँ पे किया गया था, एथेंस में किया गया था ग्रीस के। और ग्रीस की जो करेंसी है आपकी यूरो है, और ग्रीस जो है आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका INS हंस है इसको जो है इसकी टीम को टोटल जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में INS हंस यानी कि जो गोवा में स्थित जो आपका भारतीय नेवल एविएशन है, ठीक है, तो इसको जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या फिर ध्वज प्रदान किया है। देखिए शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को जो है राष्ट्रपति के द्वारा हर साल ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो इस बार जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है दिया गया है INS हंस को, ठीक है। और आठवां प्रश्न की हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए इन शिक्षकों की संख्या है 44। और जो आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है तो देखिए ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और उनके जीवन को प्रेरित और समृद्ध करते हैं। और देखिए इस वर्ष जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है इसने 44 शिक्षकों के नाम जारी किए हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और देखिए इन 44 शिक्षकों में से 9 महिला शिक्षक हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसको याद रखिएगा, नंबर से एग्जाम में पूछ जाते हैं, नाम वगैरह नहीं पूछे जाएंगे।
9वां प्रश्न है कि किस भारतीय जीव विज्ञानी को यानी कि बायोलॉजिस्ट को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये भारतीय जीव विज्ञानी आपके हैं शैलेंद्र सिंह, याद रखिएगा शैलेंद्र सिंह जी को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया हाल ही में। आपको बता दूं भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह जो है इनको 3 अति लुप्त प्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कागार से वापस लाने के लिए जो है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं जो बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार है ये 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को पहचानने के लिए शुरू किया गया था। और 10वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को एडवर्टाइजमेंट एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं रमेश नारायण। इस अवार्ड को जरूर याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो आपका एडवर्टाइजिंग एशिया 2021 है इसमें एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है रमेश नारायण को। देखिए जो आपका AFAA यानी कि एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम है, ठीक है। तो इसमें विज्ञापन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों को जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। और अगला प्रश्न हमारा है कि किस व्यक्ति को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं हाल ही में सतीश पारेख जी। देखिए सतीश पारेख जो है ये अशोक बिल्डकॉन कंपनी के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर है वर्तमान में। और आपको बता दूं जो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की गवर्निंग काउंसिल है इसने सर्वसम्मति से हाल ही में सतीश पारेख जी को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का जो है अध्यक्ष चुना है। और देखिए आपको बता दूं जो आपके सतीश पारेख हैं इन्होंने इस अध्यक्ष के पद पर जो है किसका स्थान लिया है? देखिए इन्होंने जो है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के जो पूर्व निदेशक रह चुके हैं शुभमय गंगोपाध्याय इनका स्थान लिया इस पद पर। और देखिए जो आपका इंटरनेशनल रोड फेडरेशन है तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और ये जो है दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए काम करने वाली एक संस्था है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। तो इसी का एक ब्रांच है भारत में जिसका नाम क्या है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया। और इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं सतीश पारेख जिन्होंने इस पद पर शुभमय गंगोपाध्याय का स्थान लिया है। इसको ऐसे शार्ट में याद रखिएगा। 12वां प्रश्न की हाल ही में BBC हिंदी की किस पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर का निधन हो गया? तो देखिए BBC की जो पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी BBC हिंदी की, देखिए BBC में हिंदी की बात हो रही, ठीक है। तो इनका नाम था रजनी कौर। फिर से सुनिए BBC हिंदी की जो पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी रजनी कौर इनका निधन हो गया हाल ही में। देखिए BBC हिंदी की जो पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर रजनी कौर थी ये हरियाणा के फरीदाबाद में इनका निधन हुआ हाल ही में। ये 93 वर्ष की थी, ठीक है। 93 वर्ष बहुत लंबा उम्र हो गया। देखिए ये जो है न केवल BBC हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी बल्कि ये 1961 में BBC नेटवर्क पर हिंदी में समाचार, ठीक है, तो हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला भी बन गई थी। और अपने कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए जो है ये काफ़ी फेमस थी रजनी कौर जी। देखिए BBC का फुल फॉर्म एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो BBC जो है इसका पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। और BBC की जो स्थापना है ये जॉन रीत ने और फर्स्ट बारोन रीत ने की थी। और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में की गई थी और इसका मुख्यालय भी वहीं पर स्थित है यानी ये यूके के लंदन में स्थित है BBC का मुख्यालय। देखिए परीक्षाओं में BBC का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा चुका है तो याद रखिएगा BBC का पूरा नाम क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके लिए है कि 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है कौन बन गया है? नाम बताइए इसका। नहीं पता है तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? बताइए जल्दी से। और तीसरा प्रश्न की बैक टू द रूट्स किसकी लिखी पुस्तक है? बताइए। चौथा है कि किस मंत्रालय के द्वारा 6 से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया गया? बताइए।
और अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज किस तिथि को मनाया गया? आंसर बताइए। अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसे एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का नया उपाध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए इनका नाम है साइरस पोंचा। और दूसरा था कि नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ किसकी लिखी पुस्तक है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है एंजेलिना जोली ने, जो कि एक एक्ट्रेस है हॉलीवुड की, और एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और मानवाधिकार वकील जिनका नाम है गेराल्डीन वान ब्यूरेन क्यूसी। तो इन तीनों ने मिलकर जो है इस पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ को लिखा है। और अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार नाम का एक अभियान शुरू किया है? तो इसको आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। चौथा था कि रूड लाइफ द मेमोयर किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो इसको लिखा है वीर संघवी ने। और पांचवा था कि हाल ही में किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे का निधन हो गया? तो देखिए ये संस्था आपकी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।